बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीफ फारूक। इस वक्त मुल्क में अफवाहों का बाजार गर्म है। हर सहाफ़ी के सवालों का माखूज यही है कि क्या हुकूमत के अच्छे दिन पूरे हो गए हैं। हर तज्ज़ियाकार के तबसरों में यही बात बार बार सामने आ रही है कि अब सब कुछ अच्छा नहीं रहा। हालिया हफ्ते का आगाज ही इस खबर से हुआ कि काबीना में रद्दोबदल होने जा रही है, जिसकी हुकूमत के जानिब से सख्ती से तरदीद कर दी गई। मैं कल बता चुका हूँ कोई रीशफलिंग नहीं होने जा रही है और सारे लोग अपनी अपनी जगह पे काम कर रहे हैं। जब रीशफलिंग करनी होगी तो वो भी इंशाल्लाह प्राइम मिनिस्टर ऑफिस जो है वो अनाउंस करेगा। लेकिन मुबस्सिरीन ने अपनी राय टस से मस न की और वो आज भी इस खबर पर कायम है कि और कुछ नहीं तो जनाब असद उमर और गुलाम सरवर खान साहब की तो छुट्टी होने जा रही है। हाँ, टाइमिंग पर इख्तलाफ जरूर हो सकता है। ये बड़ी सीरियस एफर्ट चली थी और 4 या 5 वज़ीरों को बदलने की, वो अभी थोड़ी सी पेंडिंग हो गई है। बदलेंगे सही, असद उमर थोड़ा सा डिले हो जाएं या असद उमर साहब ना हो, ये दोनों चांसेस हैं। गुलाम सरवर साहब को कन्वे किया जा चुका है, ये तो तय है, तब्दीली तो करेंगे। मेरी खबर ये थी कि उनकी IMF के पैकेज के बाद छुट्टी हो जाएगी। अब मेरी खबर ये है कि IMF के पैकेज से पहले उनकी छुट्टी हो जाएगी। ये जो खबरें आई हैं, ये अफवाहें जैसे हम कह रहे हैं, इनमें हकीकत है। इन प्रिंसिपल फैसला हो गया। अच्छा, खान साहब ने ये तस्लीम कर लिया कि कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए असद उमर साहब को तब्दील करना है। अलबत्ता इसके ऊपर डिबेट चल रही है कि जी कब करना चाहिए। इक़्तिदार के सूरज की हिद्दत काबीना में बैठे वुज़रा को भी महसूस होने लगी है। कल वफाकी काबीना के इजलास में वुज़रा की आपस में तकरार और एमनेस्टी स्कीम का अब तक मंजूर ना होना भी इस बात की दलील है कि हालात कुछ अच्छे नहीं हैं। वफाकी काबीना तो एक तरफ, पंजाब की सूरत हाल भी कुछ मुख्तलिफ नहीं। अंदर की खबर रखने वाले सभी लोग इससे बखूबी वाकिफ हैं कि पंजाब ऑटो पायलट पर चल रहा है। अस्पतालों, इदारों और सूबाई महकमों की गवर्नेंस फेलियर की आला मिसाल कायम कर रहे हैं और ऊपर से डूबती मईशत जलती पर तेल का काम कर रही है। यहाँ भी वुज़रा आपस में लड़ भिड़ रहे हैं और सुना है अब तो गवर्नर साहब भी 8 माह में तीसरी IG पुलिस की तब्दीली के बाद कुछ ज्यादा खुश नहीं। जो रावी आज से 3 माह कबल तक चैन लिख रहा था, अब कहा जा रहा है कि जुलाई से हालात खराब होने जा रहे हैं। मुबस्सिरीन के मुताबिक वज़ीर आज़म का वाहिद फोकस सिर्फ एहतसाब के नाम पर शतरंज की चालें चलने पर है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता उनकी अपनी बिसात भी खिसक रही है और शायद अब इन्हें भी इसका अंदाजा होने लगा है। ऐसे में दूसरों के प्रोजेक्ट्स पर नए पाकिस्तान की तख्तियां लगाने से भी बात नहीं बन रही। ये जो हर रोज टीवी पे देखे वही शक्लें बैठ के 10 साल में आपने मुल्क का कर्जा 6 ट्रिलियन से 30 ट्रिलियन पे पहुंचा दिया है और आज तनकीद 7-8 महीने की पार्टी के ऊपर कर रहे हैं कि जी फेल हो गई। किस मुंह से वो हमें अभी से शुरू शोर मचाए हुए पहले दिन से? ये है स्टेटस को। दूसरी जानिब अगर अफवाहों को दुरुस्त मान लिया जाए तो कुछ बाखबर सहाफी एक नए लंदन प्लान की बात कर रहे हैं और इस बार जो नाम सामने आ रहा है उसके अहम किरदारों में वो जनाब शहबाज शरीफ का है। सूरत हाल इतनी पेचीदा है कि इस पर तज्जिया करना हवा में तीर चलाने के मुतरादिफ है, लेकिन जिन्हें आपस की बात का इल्म है वो ये जरूर जानते हैं कि मौसम गर्मा तहरीक इंसाफ के लिए शायद एक नया इम्तहान होगा। क्या वाकई नया इम्तहान होगा, ये जानने के लिए चलेंगे हम इस्लामाबाद। मेरे साथ मौजूद हैं जनाब तारिक फजल चौधरी साहब, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून, उमर सरफराज टीमा साहब सेक्रेटरी इंफॉर्मेशन है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, और ये उन चंद लोगों में से हैं जिन्हें हम असली PTI कहते हैं। और नाज बलोच साहब मौजूद हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की मरकजी रहनुमा MNA है। बहुत शुक्रिया आपका। डॉक्टर साहब, वैसे आमतौर पर हम हुकूमत से शुरू करते हैं, आज अपोजिशन से ज़रा शुरू हो जाए। किस मुंह से कहते हैं आप इमरान खान साहब को कि आप नाकाम हो गए 7-8 महीने के अंदर? वो कहते हैं बेड़ा गर्क करके आप लोग मुल्क में गए, सब कुछ करके गए, तो कोई आपकी जगह नहीं बनती, ना आपकी ना पीपल्स पार्टी की। आप दोनों की क़यादत जो है वो करप्शन के इल्ज़ामात से अटी पड़ी है, अदालतें फेस कर रही हैं, नए नए इल्ज़ामात सामने आ रहे हैं। कोई मॉरल अथॉरिटी नहीं है आपकी कि आप इस हुकूमत को कहें कि फारिग हो गई, छुट्टी हो गई? डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीफ साहब, गुजारिश ये है कि हुकूमत पता नहीं क्यों इस बात को प्रचार कर रही है कि अपोजिशन या मुस्लिम लीग नून उन्हें ये कह रही है कि आप फेल हो गए हैं। पहली बात तो ये है कि मैं ये वाज़े कर दूं कि जितनी ज़िम्मेदार और जितनी मुल्की हालात को सामने रखते हुए एक मतवसत तरीके से
अपोजिशन का किरदार इस वक्त अदा किया जा रहा है, इतना पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रहा। अपोजिशन हमेशा दूसरों के ऊपर उस तरह हमले करती थी कि हुकूमत गिरा दो, फलां कर दो। हमारे साथ जो अपोजिशन किरदार खुद इमरान खान साहब बतौर अपोजिशन करते रहे हैं, वो पूरी कौम देखा। शहर के शहर बंद हो रहे हैं, कंटेनर आ रहे हैं, जा रहे हैं, असम्बली पे हमले हो रहे हैं, PTV पे हमले हो रहे हैं, वो सारे माहौल तो आपने देखा है अपोजिशन का। इस वक्त की अपोजिशन चाहती है कि पाकिस्तान जिन मुश्किल हालात में है उससे बाहर निकलें। हम कतई तौर पे हम ये नहीं चाहते जनाब के PTI की गवर्नमेंट को नुकसान देते हुए हम मुल्क का कोई नुकसान करें। एक ज़िम्मेदार अपोजिशन का किरदार है। शक्लों की पसंद नापसंद उनकी अपनी है, उन्हें कोई शक्ल पसंद है या नहीं है वो एक अलग बात है, लेकिन अपोजिशन का किरदार बड़ा ज़िम्मेदाराना है। अभी आपने एहतसाब की बात की, एहतसाब का सिर्फ एक नारा है। इंतखाबात से पहले, इलेक्शन जो अभी हुए 2018 के, इससे पहले एहतसाब का नारा इमरान खान साहब लगाते थे तवज्जो हासिल करने के लिए, टू गेन अटेंशन। इस वक्त एहतसाब का नारा इमरान खान साहब लगा रहे हैं तवज्जो हटाने के लिए, टू डाइवर्ट अटेंशन। बाकी जहाँ तक एहतसाब करने का ताल्लुक है, हमारे साथ पीपल्स पार्टी की MNA बैठी हैं, ये ज़रूर इस बात की मेरी तायीद करेंगी कि अपोजिशन एहतसाब के मामले पे बिल्कुल कहती है कि एहतसाब होना चाहिए, बेलाग होना चाहिए, शफाफ होना चाहिए और किसी को इसमें ज़ाती इंतकाम का निशाना नहीं बनाना चाहिए। बाकी अगर आपसे काम नहीं हो रहा तो उसका इस वक्त जो गिला आ रहा है वो अवाम की तरफ से आ रहा है। एक हद तक तो आप हमारे ऊपर फेंक सकते हैं कि जनाब अपोजिशन जो है वो हमें मुर्ज़ इल्ज़ाम ठहरा रही है, और फिर चंद वक्त होते हैं, कुछ टाइम होता है, 2, 4, 6 महीने। अब वक्त बहुत ज़्यादा गुजर चुका है, आपको जिम्मेदारी लेनी होगी, हालात को संभालना होगा, बट और अपनी टीम की जो आपकी इनएफिशिएंसी है वो बहुत अरसा आप दूसरी मुल्कों में नहीं फेंक सकते। और आखिरी बात मैं कर दूं, अभी कह रहे हैं जनाब के चेंज की, कैबिनेट मेंबर की चेंज करने की, इसमें हुकूमत को कोई डिफेंसिव होने की जरूरत नहीं है। ये कैबिनेट की जो रीशफलिंग होती है ये ऐसे ही होता है कि अगर आपने जो गोलकीपर है किसी टीम का उसे आप सेंटर फॉरवर्ड खिला रहे हैं और आपको एहसास होता है कि नहीं ये गोलकीपर अच्छा हो सकता है, तो दोबारा उसे गोलकीपर की पोजीशन पे ले जाएं। इसमें हुकूमत का डिफेंसिव होना या फेल होने की बात नहीं होती, और फेल होने का नाम इस वक्त पाकिस्तान की आवाम ले रही है, जिनका जीना दोबारा हो गया है। दवाइयों की कीमतें, अशिया खुर्दोनोश की कीमतें, ये जो ऑपोजिशन को किस बात का इल्जाम दिया जा रहा है? ऑपोजिशन सर, ऑपोजिशन को हुकूमत ये कहती है कि वो किसी सोशल पब्लिक इशू पे बात नहीं करती है। ऑपोजिशन सिर्फ अपने केसेस, अपने खिलाफ जो एहतसाब जिसके बारे में हुकूमत कहती है हमारा कोई ताल्लुक नहीं उससे, ऑपोजिशन सिर्फ उसकी बात करती है। पार्लियामान हो, टॉक शोज हो, तकारीर हो, हर कोई उसकी बात करता है, पब्लिक इश्यूज की बात ऑपोजिशन नहीं करती है, हुकूमत का इल्जाम है। बट मूविंग ऑन, मैं चीमा साहब आपके पास जाऊंगा नाज बलोच साहबा के पास आने से पहले। हुकूमत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की है, अब 5, 6, 7 चीजें हैं। आप हर चीज को आप अगर देख लीजिए, बिजली की प्राइस, अगर बिजली का टैरिफ बढ़ता है, उसका रेट बढ़ता है, आप कहते हैं ये पिछली हुकूमत का शाखसाना है, महंगी बिजली बनाई गई, क्या करें, हालात ऐसे हैं, खजाना खाली है, बिजली के रेट बढ़ने थे। गैस की बढ़ाई है तो आपने कहा ये खसारा छोड़ के गए, स्टॉक एक्सचेंज डूब रहे, आपने कहा मोइशर अगर किया, खजाना खाली है, इन्होंने किया। दवाइयों की कीमतें पिछली हुकूमत ने की। मेरा आपसे बड़ा सादा सा सवाल है कि ये जो नैरेटिव है आपका, ये कितने अरसे तक बिकेगा और लोग आपको कितने अरसे तक इस पर सपोर्ट करते रहेंगे कि इन तमाम बीमारियों का जो जिम्मेदारी है वो पिछली हुकूमत पर है? चीमा साहब। शुक्रिया। पहली बात तो ये कि ये कोई नैरेटिव बेचने की बात नहीं है, ये वो हकायक हैं, ये वो जो खमियाजा भुगतना पड़ रहा है कौम को, जो इनको बार बार इनको मौका देते रहे। और हम तो 22 साल से कहते रहे कि ये लोग दोनों हाथों से मुल्क को लूट रहे हैं और अपनी जेबें भर रहे हैं। और आप उसका आपके सामने कि पिछले 10 साल, पिछले 61 साल एक तरफ और पिछले 10 साल की तबाही जो है वो एक तरफ। और खान साहब ने बिल्कुल ठीक कहा कि जो लोग रोज बैठ के जो हमारे ऊपर तनकीद कर रहे हैं वो उनको तो कौम से माफ़ी मांगनी चाहिए, बजाय के टीवी पे बैठ के मगरमच्छ के आंसू रोएं कि जी जो कुछ हुआ है इनकी इनकॉम्पिटेंस के वजह से हुआ है। और कौम भी अच्छी तरह से जानती है कि तहरीक इंसाफ को जब हुकूमत मिली तो इंतहाई मुश्किल हालात थे, मईशत तबाह हाल, इदारे तबाह हाल। लेकिन पिछले 8-9 महीनों के अंदर ठीक है एक मुश्किल वक्त आया और वज़ीर आज़म ने अपनी पहली तकरीर में ही कह दिया था कि हमारे लिए बहुत मुश्किल जो है आगे वक्त आ रहा है, मुश्किल चैलेंजेस हैं। लेकिन हुकूमत आपके सामने कि जिस कह लें मेहनत के साथ और तनदही के साथ उन्होंने मेहनत की है पिछले 8-9 महीनों में और इकदामात नहीं है, उसी का नतीजा है कि आज इवन जितने इंडिकेटर्स हैं, फाइनेंशियल इंडिकेटर्स हैं, आपका चाहे वो गेस, बट मैं एक सवाल आप सामने अर्ज करूंगा कि
इकदामात आप कह रहे हैं हुकूमत ने, और लोगों ने आपको वोट किस लिए दिया था? लोगों ने आपको वोट इसलिए दिया था कि आप उस्मान बुज़दार साहब की पंजाब हुकूमत बना दें, जो कि वर्चुअली ऑटो पायलट पे चल रही है। ये मैं नहीं कह रहा, एवरीबडी नोज अबाउट इट। मुझे एक इनिशिएटिव बता दें जो पंजाब हुकूमत का अपना है। वाहिद एक इनिशिएटिव है जो कि वज़ीर आज़म का इनिशिएटिव है। वज़ीर आज़म को इस्लामाबाद से आकर पंजाब हुकूमत दी है। आप मुझे ये बता दीजिए कि अगर आज 600 पॉइंट गिर रही है आपकी स्टॉक मार्केट, ये कोई पहला ब्लड बात नहीं है, पिछले 8 महीनों में 5वां या 6वां ब्लड बात है। मेरा सवाल वही है, आप तो ये सब ठीक करने आए थे ना, ये डैमेज जब तक रोज होता रहेगा और आप कहेंगे आज इतना ब्लीड की इकोनॉमी, ये भी पिछलों ने किया था, इस जगह पर इतना ब्लीड कर गए हम, ये भी पिछलों ने किया था। आप अगर उन्हें हकायक भी कहते हैं तो जो आम पाकिस्तानी है वो ये हकायक कब तक एब्जॉर्ब करता रहेगा? मेरा सवाल सर ये आपसे, मैं आपसे वही अर्ज कर रहा हूं कि पिछले 8-9 महीनों के अंदर जितने स्टेप्स किए हैं, जो भी इकदामात हुकूमत ने किए हैं, उनके अब आने वाले दिनों के अंदर असरात सामने आ रहे हैं। अभी जिस तरह एक्सपोर्टर्स को जो फैसिलिटेशन गवर्नमेंट ने दी, वो आपके सामने अप्रैल के एंड में उसके असरात जो है वो भी सामने आने शुरू हो जाएंगे। अभी CDA की 2 दिन पहले जो रिपोर्ट आई, जो प्लॉट्स की ऑक्शन हुई, उससे जो एक एतमाद लोगों का, इन्वेस्टर का सामने आ रहा है कि इवन जो पिछले साल आपके इस्लामाबाद ब्लू एरिया के प्लॉट्स है, उनसे कई गुना ज़्यादा कीमत पर लोगों ने ये प्लॉट्स यहाँ पे G12 के अंदर खरीदे। इसी तरीके से बाकी भी जिस तरह मैं आपको टैक्स क्यों इकट्ठा नहीं हुआ? पहला इतना आप अपने टारगेट से इतना नीचे क्यों है? जब सालाना वजह क्या है? चिबा साहब आप कह रहे हैं इन्वेस्टर का कॉन्फिडेंस आ रहा है, बहुत अच्छी बात है, आई एम रियली हैप्पी, मैं एज अ कॉमन पाकिस्तानी। बट एट द सेम टाइम मेरा सवाल यह है कि अगर वहां पर उसका कॉन्फिडेंस आ रहा है तो जो टैक्स पेयर है, जो कि इमरान खान साहब कहते थे जब हुकूमत अच्छी होगी तो लोग टैक्स देंगे, आप पहली शशबाई के अंदर ही 200-250-300 अरब का शॉर्टफॉल आ जाता है आपकी टैक्स कलेक्शन के अंदर। क्यों? अब तो ना पीपल्स पार्टी है, ना PTI है, ना ही वो दकियानुसी चेहरे हैं जिनकी खान साहब बात करते हैं। अब क्यों कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा लोगों का? सर देखें, मसाइल इतने गंभीर हैं कि खाली सिर्फ उन चेहरों का इशू नहीं है, उन चेहरों ने आगे जो सिस्टम को करप्ट किया, जिसका जिक्र आज खान साहब ने भी किया कि FBR के अंदर स्टेटस को के लोग बैठे हैं, वो इदारा जिसने टैक्स कलेक्शन करनी है। इसी वजह से हम जो फाइनेंशियल रिफॉर्म्स कर रहे हैं, जो FBR के अंदर रिफॉर्म्स लेके आ रहे हैं, उसका मकसद ये है कि शफाफियत के साथ जो असल टैक्स है और जो टैक्स कलेक्शन का जो निज़ाम है उसको बेहतर किया जाए, ताकि ये जितना भी बाकी इदारों के अंदर भी आप देख लें, हुकूमत चाहे अकाउंटेबिलिटी के हवाले से, बाकी जो पुलिस के हवाले से बाकी जो रिफॉर्म्स कर रही है इदारों के अंदर, मकसद ही है ताकि ये इदारों की कैपेसिटी बिल्डिंग हो, ठीक है, ताकि और ये इदारे जो हैं अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी बिल्डिंग हो। मसाइल बहुत गंभीर है। आई कम बैक टू यू ऑन दिस। नाज बलोच साहबा को इंक्लूड कर लूं। नाज बलोच साहबा, आप PTI का हिस्सा रही हैं, लेकिन आप पीपल्स पार्टी की MNA, आप नोइंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, क्योंकि आप भी उससे आप जानती हैं तहरीक इंसाफ को, चीमा साहब के साथ आप उनकी कॉलीग भी रही हैं, बट नाउ सवाल अब ये है कि अभी भी यही डिफेंस है जो चीमा साहब भी फरमा रहे हैं कि मसाइल इतने गंभीर हैं कि आप बहुत जल्दी डिविडेंड्स नहीं ले सकते। मैंने बहुत सारी चीजें गिनाई, ये 5, 6, 7 बड़ी बड़ी चीजें। चीमा साहब कह रहे हैं डिविडेंड्स आ रहे हैं, मुझे ये समझ नहीं आती कि अगर डिविडेंड्स वाकई आ रहे हैं तो मैं तो मईशत नहीं समझूंगा, लेकिन जो लोग मईशत समझते हैं या जो इंटरनेशनल एजेंसीज हैं जो कि मईशत को भी रेट करती हैं, वो पाकिस्तान की मईशत की फोरकास्ट भी कोई अच्छी नहीं बता रही। तो फिर कौन मिसलीड कर रहा है? हुकूमत कर रही है या वाकई हुकूमत दुरुस्त कह रही है और हालात ही इतने बुरे हैं कि कोई इमीडिएट रिलीफ इस मुल्क में आ ही नहीं सकता? नाज बलोच साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुनीब, देखें, पहले तो मैं कहती हूँ कि उमर सरफराज चीमा साहब ये हैं वो असल PTI का चेहरा, ये वो लोगों उन लोगों में से इनका शुमार होता है जो कि जेन्युइनली वो PTI में थे, जो कि असल PTI थी। ये वो PTI की मैं बात कर रही हूँ जिस PTI के अंदर मैं भी थी, क्योंकि उस वक्त जो है बात होती थी स्टेटस को के ख़िलाफ़। आज जब स्टेटस को की बात PTI करती है तो अच्छी नहीं लगती PTI स्टेटस को के ख़िलाफ़ बात करते हुए, क्योंकि इस वक्त उनकी काबीना के 70 से 80% वज़रा जो है वो उसी स्टेटस को का हिस्सा है, जो हर दौर में हुकूमत का हिस्सा होते हैं, हर दौर में वजीर बनते हैं, हर दौर में मुशीर बनते हैं, हर दौर में मराहत लेते हैं। कल किसी और की हुकूमत होगी, ये सारे लोग वहां पे शामिल होंगे और उस काबीना का भी हिस्सा बनेंगे। तो ये वो जो रवायती वज़रा बनते हैं और रवायती जो स्टेटस को का हिस्सा है, उन लोगों को शामिल करके फिर स्टेटस को बोलना तो ये जरा जचती नहीं है इस वक्त की PTI पे।
दूसरी बात मैं ये कहना चाहती हूँ कि जहां आप मईशत की बात कर रहे हैं, देखें ये बिल्कुल दुरुस्त है कि इस वक्त माशी बहरान का जो शिकार पाकिस्तान हुआ है, इसके तो इलाज के लिए पीटीआई कहती थी कि हम आएंगे, हम गरीब को रिलीफ देंगे। मुझे एक रिलीफ आप बता दें। इस वक्त मैं एक चैनल से आ रही हूँ, एक और चैनल से शो करके आ रही हूँ, वहां पर मुझे नीचे स्टाफ का एक बंदा मिला और उसने मुझे एक बिल पकड़ाया जो कि बिजली का बिल था, एक अपार्टमेंट का, बिजली नहीं गैस का बिल था, एक अपार्टमेंट का 4.5 लाख रुपए का बिल था। और वो सर पे हाथ रख के कह रहा था कि ये 450, 500, 300 से ऊपर नहीं आता था बिल। अब मुझे बताएं वो गरीब जाए तो कहां जाए? फिर आप देखें कि आपने बिजली के नरखों में इजाफा, गैस के नरखों में इजाफा, फिर उसके अलावा पेट्रोलियम के रेट में इजाफा, और जो आप कह रहे हैं कि इंटरनेशनली जो हमारा एक मजाक इस वक्त उड़ रहा है, फाइनेंस मिनिस्टर के लिए आईएमएफ कह रही है कि ही इज एन एरोगेंट पर्सन। फाइनेंस मिनिस्टर के लिए वो कह रहे हैं कि फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान ऑफिशियली तो नहीं कहा, यहाँ थोड़ी जाती हो जाती है ना। फिर पेट्रोलियम ऑफिशियली तो आईएमएफ ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा। मतलब मुनीब, फिर पेट्रोलियम मिनिस्टर की आप बात सुनने की वजीर मौसूफ कहते हैं पेट्रोलियम के कि जी मैं तो प्रिपेयर्ड ही नहीं था, मुझे तो पता ही नहीं था कि मुझे पेट्रोलियम की वजारत दी जाएगी। तो एक्सपेरिमेंट बोजदार साहब आप देख लें। तीसरा ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है, ऑन जॉब ट्रेनिंग भी होती है ना, वो ये तो कोई बड़ी बात नहीं है। बहुत से लोगों को ट्रेनिंग आपकी जमात में भी दे दी होगी, पीएमएलएन ने भी दे दी होगी। अब आप देखें ऐसे मजाक आप कर रहे हैं कौम के साथ और एक्सपेरिमेंट पे एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। हुकूमत एक्सपेरिमेंट्स का नाम नहीं होती। अगर तो आपके पास इतने तजुर्बाकार टीम थी, असल बात यह कि खान साहब बातें बहुत जबरदस्त करते हैं और बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं, लेकिन जब इम्प्लीमेंटेशन की बात आती है तो नीचे टीम ठीक है। ओके, गॉट योर पॉइंट। अब जरा थोड़ा सा इसको आगे लेके चलते हैं। अल्लामा इकबाल के ख्वाब की बात करते हैं और कायदे आजम की बात करते हैं, वो बातें पूरी करने के लिए टीम चाहिए होती है। ओके ठीक है, आप समझती है टीम, बट नाउ अब सवाल यही आ रहा है, जो अफवाहें गर्दिश करती हैं, जो काबीना के हवाले से बात हो रही है, बेशक हुकूमत तरदीद करती है, बात टीम की होती है। और एक बात जो कि अभी कही गई, जो कि चौधरी साहब ने भी की, कि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे फैसले ऐसे होते हैं जो आपने वक्त पे लेने होते हैं। डिले जब आप करते हैं तो फिर उससे नुकसान होता है। ये बात एक फैक्ट है कि वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान साहब ही हैं और हुकूमत उन्हीं की है, लेकिन जब फैसले डिले होंगे, वक्त पर नहीं होंगे, तो फिर उनसे साजिशी मफरूज़े भी जन्म लेंगे, उनसे अफवाहें भी जन्म लेंगी। ब्रेक के बाद पर बात करते हैं, हमारे साथ रहिएगा। डॉक्टर साहब आपके पास आने से पहले चीमा साहब 2-3 बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है, मैं इख्तिसार से ज़रा जवाब चाहूँगा। एक ये कि फैसले वही हैं जो कि वज़ीर-ए-आज़म ने लेने हैं। आईएमएफ के पास जाना था, इवेंचुअली जाना ही पड़ा, और जाना था, अंडरस्टूड सी बात थी। ये बात जहांगीर तरीन साहब ने भी की, जो कि वज़ीर-ए-आज़म के बहुत करीब थे, कि बहुत से फैसले हमें टाइमली लेने चाहिए थे, हमने नहीं लिए। इसी तरह आज सवाल ये होता है कि जब अगर वज़ीर-ए-आज़म ने काबीना चेंज करनी है, कोई बड़ी बात नहीं, जिस तरह डॉक्टर साहब ने भी कहा, वो अपोजिशन का हिस्सा है, कि इसमें कोई फेलियर की बात नहीं है, डिफेंसिव होने की बात नहीं, कोई काम नहीं कर रहा, डिलीवर नहीं कर रहा, आप किसी और को लाते हैं। वज़ीर-ए-आज़म खुद भी कह चुके हैं। तो आपको खुद इस बात का एहसास है, महसूस होता है कि वाकई फैसले लेट हो रहे हैं, नहीं होने चाहिए थे, जिनका नुकसान हुआ है या हो रहा है, या वज़ीर-ए-आज़म को शायद खुद होगा? देखिए मुनीब, हमें पूरा एतमाद है प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की क़यादत के ऊपर और उनकी जो है एज ए लीडर उनकी सलाहियत के ऊपर। और मैं आपको यकीन से एक बात कह सकता हूँ कि जो भी फैसला, अगर आईएमएफ का अगर जो सही टाइम था फैसला लेने का, क्योंकि हुकूमत की पूरी कोशिश थी कि मैक्सिमम कोशिश की जाए कि ऐसे इकदाम लिए जाएं, ऐसे एग्रीमेंट्स किए जाएं कि जिससे कम से कम वो जो है वहाँ पे ट्रांसफ़र हो। और इसी तरीके से टीम के हवाले से भी, जब वो समझेंगे, बेहतर समझेंगे कि अब ज़रूरत है टीम में जो है रद्दो-बदल करने की, वो उनके पास और भाई ये फैक्ट है। ये जो अफवाहों की फैक्ट, आप देखिए सर, मैं ये जो अफवाहों की फैक्ट्री, खुद जनाब असद उमर ने कहा कि आईएमएफ को हमें बताने की जरूरत नहीं, हमने जो करना था हमने खुद ही कर लिया। हमने रुपी डिवैल्यूएशन भी कर दी, हमने शरह सूद भी बढ़ा ली, हमने टैक्सेस भी इंक्रीज कर दिया, मिनी बजट भी लिया है। ये उन्होंने खुद कहा है कि हमने कर लिया। आईएमएफ ने भी आपसे यही करवाना था। मेरा सवाल यह है कि फिर यही सब कुछ जब करना था, ये सब ये उन्होंने खुद कहा है, ये उन्होंने खुद कहा है, मैं नहीं कह रहा, उन्होंने खुद इंटरव्यू में कहा है। अच्छा, लेकिन आप मुझे पूरी बात सुनने, मैं आपसे ये अर्ज कर रहा हूँ कि जो हालात, जो हुकूमत मिलते सार जो हालात थे, और उसके बाद आपने देखा जिससे हमने दोस्त ममालिक से भी जो है कर्जा आया, पैसा आया, उसके बाद हुकूमत एक बेहतर पोजीशन में होगी। और इन द मीन टाइम जो इकदाम लिए गए इकॉनमी को बेहतर करने के लिए, उससे
डेफिनेटली जो है एक बेहतर रिस्पांस आया है। और अभी जो रिसेंटली जो इन प्रिंसिपल जो भी एग्रीमेंट भी करके आए हैं उसमें कोई ऐसी बात नहीं कही जैसा कहा गया कि कोई इल प्रिपेयर्ड या कोई ऐसी कोई बात थी, ऐसा हरगिज नहीं है। और ना ही कोई ऐसी कोई शराइत है, वो आपके सामने असद उमर ने भी कहा कि कोई ऐसी सख्त शराइत नहीं जिसके बारे में ये प्रोपेगेंडा अफवाही की जा रही थी। असल इशू जो आपने शुरू में बात की, क्या वजह है कि कई दिनों से हम कई हफ्तों से देख रहे हैं कि अचानक ऐसी जो है अफवाहों की एक फैक्ट्री जो है वो चला दी गई है। हालांकि उससे पहले भी जो है मुख्तलिफ किस्म के इल्ज़ाम आते रहे, जो जिस तरह भी अपने डॉक्टर साहब भी बात कर रहे थे कि जी पहले ऑपोजिशन बात करती थी करप्शन पे, लेकिन एटलीस्ट कम अज़ कम ये हुकूमत को इतना क्रेडिट तो दें कि 9 महीनों के अंदर कोई शख्स जो है हुकूमती वज़रा के ऊपर या हुकूमत के ऊपर जो है करप्शन के हवाले से उंगली नहीं उठा सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि मुश्किल हालात हैं, चैलेंजेस हैं, लेकिन हुकूमत और वज़ीर आज़म की क़यादत के अंदर पूरी सर तोड़ कोशिश कर रही है कि मामलात जो हैं उनको बेहतर किया जाए ताकि अवाम को ज़्यादा से ज़्यादा रिलीफ मिले। क्योंकि आप देखें, इमरान खान साहब हों या तहरीक इंसाफ हो, 22 साल की जो स्ट्रगल है उसका एक मकसद था। मकसद इक्तदार में आना नहीं था, या इमरान खान की कोई फैक्ट्रियां या चोरियां जिसको बचाने के लिए इक्तदार में आना जरूरी था। चलिए ठीक, इक्तदार में आने का मकसद था कि इस मुल्क के अंदर निजाम बेहतर किया जाए और इस मुल्क को जो है तरक्की की राह पे ठीक है सर, वो तरक्की की राह पे जरूर डाला जाए भी हैं और कुदरती वसाइल से भी माला माल है ये मुल्क। बट अगर मैं डॉक्टर साहब के पास जा रहा हूं, डॉक्टर साहब कैन ऑल्सो कॉमेंट ऑन दिस। उमर भाई, ये भी एक फैक्ट है कि पंजाब इतना बड़ा सूबा, अगर आपने उसके अंदर बहुत काबिल एहतराम है हमारे लिए उस्मान बुज़दार साहब, लेकिन अगर लाहौर शहर विच इज द प्रोविंशियल कैपिटल, अगर उसके कुछ एरियाज जो कि सीएम सेक्रेटेरिएट के 4 या 6 किलोमीटर के रेडियस के अंदर आते हैं वो गार्बेज डंप बनेंगे तो गवर्नेंस के ऊपर, अहलियत के ऊपर सवाल उठेगा। अगर वज़ीर आला किसी अस्पताल में जाते हैं और वहां पर तमाशा बन जाता है बाद में और वज़रा आपस में लड़ने लग पड़ते हैं, विच इज अ फैक्ट, आई एम प्रिवी टू दैट, तो फिर लोग सवाल उठाएंगे कॉम्पिटेंस के ऊपर, कैपेबिलिटी के ऊपर। ये भी तहरीक इंसाफ ही की हुकूमत है। बट डॉक्टर साहब, मेरा सवाल आपसे यही है कि आज वज़ीर आज़म ने कहा कि स्टेटस को है, एफबीआर के अंदर भी बहुत से ऐसे लोग हैं जो हमारे रास्ते की रुकावट बन रहे हैं। वज़ीर आज़म को फिर साइड पर कर देना चाहिए ऐसे लोगों को जो कि रुकावट बन रहे हैं। वज़ीर आज़म के लिए क्या मुश्किल है? मुझे वज़ीर आज़म का वो बयान जब याद आता है तो मुझे, कभी मैं अकेला भी बैठा हूँ तो मुझे हंसी आती है कि मुझे अपनी अहलिया बताती हैं, बुशरा बेगम मुझे बताती हैं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं। तो मेरा तो ख्याल है उन्हें एक बंदा रख लेना चाहिए मुस्तकिल बुनियादों के ऊपर कि जब बुशरा बीबी साथ नहीं होती तो कम अज़ कम उमर सरफराज साहब को ही रख लें, उनके बड़े पुराने साथी हैं, जो रोज़ उन्हें बताएं कि आप प्राइम मिनिस्टर हैं, आप प्राइम मिनिस्टर हैं और आप स्टेटस को तोड़ सकते हैं, आप फैसले कर सकते हैं, आप चीफ एग्जीक्यूटिव हैं, आपके पास ये इख्तियार है कि आप ब्यूरोक्रेसी को भी चेंज करें, रिफॉर्म्स भी करें, इस्लाहत भी लेके आएँ। जो बंदा काम ना कर रहा हो, FPR हो, मिनिस्ट्री हो, कैबिनेट डिवीजन, एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन, सबको आप सीधा कर सकते हैं यक जुम्बिश कलम। ये बात उन्हें को बताए तो सही, मेरा ख्याल है वो भूल जाते हैं रोज़, और जब भी वो तकरीर करते हैं तो वो ऐसे होता है जैसे अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहा हो। ये मसाइल हैं भाई, मसाइल अपनी जगह पे हैं, आप उनको हल करने का इख्तियार अभी अल्लाह ताला ने आपके पास रखा है, आप उनको हल करें। ये जो बात है ना जनाब कि हमसे लोगों की उम्मीदें ज़्यादा हो गई हैं, हमने तो नहीं कहा था कि आप अपने जो पिछले 5 साल दौर है उसमें आप अनहोनी बातें करें। जो मैंने कहा ना, अपना तवज्जो लोगों की हासिल करने के लिए इन्होंने वो नारे लगाए। एहतसाब एक नारा था, कभी कहा डॉलरों की बारिश हो जाएगी, लोगों के मुंह पे दे के मारेंगे हम 100 अरब डॉलर, दूसरा 100 अरब डॉलर उधर फेंकेंगे। तो आप लोगों की सारी बातें हैं ना। फिर असद उमर साहब ने कई दफ़ा ये कहा कि ये जो बिजली के, पेट्रोल, गैस के बिल हैं, ये तो हुकूमतें जो है लूट रही है आवाम को, हम आएंगे जनाब तो ये सब खत्म हो जाएगा, 40 रुपये लीटर पे हम ले आएंगे। ये सारी बातें आपने लोगों से की हैं। आज उमर साहब को पुराने साथी हैं, इनको एतमाद हो सकता है इमरान खान साहब की क़यादत पे, उनकी सलाहियतों पे। हमें भी छोड़ें, कौम को शक व शुबात पैदा हो चुके हैं, ठीक, खुद प्राइम मिनिस्टर और उनकी पूरी टीम की काबिलियत पे और उनकी कैपेसिटी पे। अभी मैं आपको बात करूं, ये जो बात IMF की आपने की है, मुनीब साहब आप यकीन करें कि मुझे इस बात का दुख होता है ये बात करते हुए कि अब अगर सख्त शराइत के ऊपर आपको कर्जा मिलेगा तो इसका खमियाजा अगेन कौम को भुगतना पड़ेगा, वज़रा को या प्राइम मिनिस्टर को भुगतना नहीं पड़ेगा, पाकिस्तान की अवाम भुगतेंगे। जब हमारी गवर्नमेंट ख़त्म हुई थी ग्रोथ रेट 6 से ऊपर था, आज 3 से नीचे है। आज तमाम इंटरनेशनल इदारे मौजूदा जो मईशत को डील कर रही है टीम, उसकी कमज़ोरी, उसकी इनकॉम्पिटेंस पे बात कर रहे हैं और कह रही है ये जिम्मेदार है और अगले 2-2.5 साल तक पाकिस्तान की मईशत बेहतर होने के आसार नहीं है। इसका खुमियाजा दोबारा ये भी फैक्ट्स है वैसे इसके ऊपर डॉक्टर साहब आखिरी बात मैं कर लूं, ओपन डिबेट होनी चाहिए सर कि किसने मईशत का बेड़ा गर्क किया और हुकूमत का कितना कसूर है, क्योंकि 8 महीने के अंदर हर चीज की तबाही PTI ने तो नहीं की होगी ना सर। मैं उमर साहब की
एक बात से इतफाक करता हूँ कि वज़रा के ऊपर कोई उंगली नहीं उठ रही कि किसी ने करप्शन की है। वो मेरे भाई उंगली तब उठेगी ना जब कोई काम करेंगे। उनका काम इस वक्त झंडे लहरा के फिरना है इस्लामाबाद की सड़कों के ऊपर। कोई टके का काम नहीं है, कोई काम करेगा तो कोई उंगली उठाएगा ना। नहीं, काम तो डॉक्टर साहब वैसे इतनी ये थोड़ी जाती कर दिया आपने। कोई तो काम कर रहा होगा ना, मुल्क भी तो चला रहा है ना, मुल्क चल रहा है। काम नजर आए ना, मुनीब साहब को काम नजर आए ना। आज प्राइम मिनिस्टर ने इफ्तिताह किया है। मैं अर्ज करता हूँ जी कि पाकिस्तान की पूरी अवाम की जरूरत है कि उन्हें घर दिए जाएं। हमने अपने दौर में आगाज किया था, आपने किया है, दे, अच्छी बात है। आप पाकिस्तान के लोगों को रिलीफ देंगे, हम उसमें जिस हद तक हो सका हम उसका साथ देंगे। आपको अपोजिशन ने आप रोज उन्हें कहते हैं हमारे प्रोजेक्ट्स का चरबा कर दिया, ये क्या आपको अप्रिशिएट भी करे ना। आपने किस मौके पर वज़ीर आज़म का या हुकूमत का साथ दिया? आपकी जमात हो या अपोजिशन हो, वो तो रगड़ा ही दे रही है हुकूमत को। वो कोई थोड़ी हॉस्टिलिटी कम भी होनी चाहिए, ठीक है, हुकूमत की तरफ से भी होनी चाहिए। ये तो माना आज इन्होंने कम से कम ये तो माना कि हुकूमत ने अब रिलीफ देना शुरू कर दिया और ये जो प्रोजेक्ट आज लॉन्च हुआ है इसका फायदा काम गरीब आदमी को होगा। ये तो पता लगेगा। चले एक मिनट में कंक्लूडिंग रिमार्क जाएंगे। ठीक, मैं जरा नाज़ बलोच साहब कंक्लूडिंग रिमार्क प्लीज। देखिए बात यह है कि हम कौन कौन सी चीज़ों को रोएं। आप करप्शन की बात कर रहे थे, फिर आप बीआरटी भूल गए क्या? अरबों रुपया कौम का झोंक कर खड्डों भरा शहर बना दिया, फूलों के शहर पेशावर को। ये तो बीआरटी एक बीआरटी की कहानी है। उसके अलावा तो बहुत सारे बेशुमार चीज़ें हैं, लेकिन अब इस वक्त सिर्फ तोपों का रुख जो है वो अपोजिशन की तरफ है। देखें इस बात से कहाँ हुकूमत जो है वो डाइवर्ट कर सकती है टेंशन को। स्टॉक इनके आते ही कहाँ थी और हज़ारों पॉइंट स्टॉक गिरी है। इतनी बुरी तरीके से पाकिस्तान का सरमायादार मुतासर हुआ है कि लोगों को अरबों रुपए का नुकसान यहाँ पे पाकिस्तान में हुआ है। फिर आप कहते हैं कि कौम लोग आएंगे इन्वेस्टमेंट करने के लिए, फिर आप कहते हैं कारखाने लगेंगे। करेंसी आपने डिवैल्यू जितनी बुरी तरीके से की है, आज तक हिस्ट्री में किसी ने इतने कम अरसे में इतनी खतरनाक तरीके से डिवैल्यू नहीं की। फिर आपके जो शॉर्टफॉल है, रेवेन्यू जनरेशन का शॉर्टफॉल ले लें आप, जीडीपी की रेट आप उठा के देख लें, ग्रोथ आप देख लें, तो हर चीज के ऊपर जो असर हुआ है, मैं समझती हूँ ये माशी तबाहाली की जो मिसाल इन्होंने कायम की है, काश ये पहले ही बता देते कि हम आएंगे और आपको बुरा वक्त देखना पड़ेगा। ये अच्छी अच्छी कहानियां, ये बड़ी नहीं, वो वैसे आके पता ये स्टैंडर्ड है, ये हर एक को पता तभी चलता है जब वो हुकूमत में आ रहे थे। जरदारी साहब भी आए थे तो उस वक्त उन्हें पता लगा कि क्या हालात है। मियां साहब भी आए तो उन्होंने भी यही कहा था, खान साहब आए उन्होंने भी यही कहा था। मुनीब नहीं, लेकिन हमने रिलीफ दिया। मुनीब हमने रिलीफ दिया, हुकूमत कहती है हमारे पास टाइम नहीं है। प्रोग्राम 100 दिन के अंदर दिए। ठीक है, हाउसिंग स्कीम्स जो ये दे रहे हैं, ये ऐसी हाउसिंग स्कीम हर दौर में पीपल्स पार्टी दे चुकी है। ठीक है, चलो ठीक है, आई हैव टू कंक्लूड इट। बहुत साहब आपका, जनाब उमर सरफराज चीमा साहब हमारे साथ है, नाज़ बलोच साहब हमारे साथ है। एक ब्रेक शामिल करते हैं, प्रोग्राम में वापस आएंगे। सियासी जमातों का, हुकूमत का, हुकूमती जमात का मौक़िफ़ तो आपने सुन लिया। हुकूमत के लिए सब कुछ क्या रावी चैन लिख रहा है, ये जानेंगे ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। वज़ीर आज़म कहते हैं कि अपोजिशन को लगता है हम 8 महीने में नाकाम हो गए। हम 8 महीने में नाकाम नहीं हुए और बहुत कुछ ठीक हो रहा है। वज़ीर आज़म ने यह भी कहा कि मुस्लिम लीग नून या पीपल्स पार्टी किस मुंह से शोर मचाती हैं, इन्होंने मुल्क का बेड़ा गर्क किया है। ये तो पहले दिन से कह रहे हैं कि हम नाकाम हो गए। हम नाकाम नहीं हुए। हुकूमत की नाकामी या कामयाबी ये तो बात की बात है, लेकिन क्या हुकूमत के लिए इस वक्त रावी बिल्कुल चैन लिख रहा है? कोई मसला नहीं है, और ये मसला सिर्फ गवर्नेंस का मसला नहीं है। मेरा इशारा कुछ और तरफ है, और वो इशारा क्या है वो मैं भट्टी साहब के पास लेके चलूँगा। इस्लामाबाद में मेरे साथ मौजूद हैं जनाब इरशाद भट्टी साहब, सीनियर हैं प्रोग्राम रिपोर्ट कार्ड में भी, आप उन्हें देखते हैं। भट्टी साहब बहुत शुक्रिया। भट्टी साहब सबसे पहले इस वक्त जो हमारे मुल्क में, खैर तारीखी तौर पर आप भी जानते हैं, एक रिवाज रहा है कि हुकूमत आती है तो उसके बाद सवाल शुरू हो जाते हैं कि हुकूमत रहेगी या नहीं, हुकूमत वक्त पूरा करेगी या नहीं। लेकिन मैं ये सवाल नहीं आपसे करूँगा, मैं आपसे सिर्फ ये पूछूंगा कि आज आप माशाल्लाह हर जगह जाते हैं, मुख्तदर हलकों में भी माशाल्लाह आपकी रसाई है, हुकूमत के लिए रावी चैन लिख रहा है इस वक्त भट्टी साहब? नहीं, बिल्कुल नहीं। हुकूमत के लिए मैं नहीं समझता कि चैन लिख रहा है। हुकूमत की परफॉर्मेंस, हुकूमत की कारकर्दगी हुकूमत के लिए सबसे बड़ा ख़तरा है। अपोजिशन कोई ख़तरा नहीं, मुस्लिम लीग नून कोई ख़तरा नहीं, पीपल्स पार्टी कोई ख़तरा नहीं। तहरीक इंसाफ के लिए तहरीक इंसाफ ख़तरा है। इमरान खान साहब के लिए ख़तरा है उनके दावे, वादे, नारे और उनसे वाबस्ता तवक्कुआत। और 8 महीने में जो उन्होंने दावे किए थे, वादे किए थे, तवक्कुआत की, जो हमें उनसे तवक्कुआत थी,
वो अनफॉर्चुनेटली या बदकिस्मती से वो उतनी मीटअप नहीं हुई या उतनी पूरी नहीं हुई। तो हुकूमत को कोई खतरा नहीं है चारों तरफ से, हुकूमत को सिर्फ खतरा है उसकी अपनी परफॉर्मेंस का, अपनी टीम का। इमरान खान साहब जो डिलीवर करवाना चाहते हैं, मैं बार बार कहता हूं कि ये वो टीम नहीं है जिन्होंने इमरान खान का विजन डिलीवर करना है। मैं बार बार ये कहता हूं कि 15 बंदे लगाने थे इमरान खान साहब ने। 18वीं तरमीम के बाद 4-5 वजीर थे, 2-3 मरकज में ब्यूरोक्रेट्स थे, 2 CM थे, 2 चीफ सेक्रेटरी थे, वो भी अच्छे नहीं लगे। राइट पीपल फॉर द राइट जॉब नहीं हुआ। 22 साल की अपोजिशन काटी और वो जो हमें होमवर्क नजर आना चाहिए था वो भी नहीं हुआ। तो वो और आगे ऐड ऑन होती जाए चीजें तो वो हैं। तो परफॉर्मेंस है हुकूमत का सबसे बड़ा मसला। अच्छा भट्टी साहब, आप जो इशारा कर रहे हैं, जारी बात आप टीम की बात करें तो मेनली बात आजकल यही हो रही है कि काबीना में तब्दीली, और बहुत से आप जैसे सीनियर साफी यही कह रहे हैं कि ये बात लिखी पढ़ाया हो गया कि काबीना में तब्दीली होगी, ये नागुज़ीर है। लेकिन 2 दिन पहले जब फवाद चौधरी साहब आते हैं, अब ये सिंबॉलिक हो सकता है ना कि फवाद चौधरी साहब से ये तरदीद करवाई जाती है कि नहीं खबरें गलत हैं, और वज़ीर आज़म का जब दिल चाहेगा, जब उनका दिल चाहेगा, जब वो चाहेंगे तब वो तब्दीली करेंगे। अब ये कहने को तो बड़े सादा से अल्फाज हैं, लेकिन आपके नज़दीक क्या ये इतने ही सादा है या इसमें कोई पैगाम छुपा हुआ है कि वज़ीर आज़म का जब दिल चाहेगा तो वो ये करेंगे? नहीं, मेरा नहीं ख्याल कि कोई पैगाम छुपा हो। देखें, साजिशें ढूंढना तो कमाल की हम तो साजिशी कौम है। अल्लाह के फजल से सवेरे लस्सी अगर थोड़ी सी पतली हो जाए तो हम उसमें भी साजिश ढूंढ लेते हैं कि किसने की, घर के किस फर्द ने। तो इसमें कोई नहीं, इमरान खान ही चाहेंगे तो होगा, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन इमरान खान साहब चाह रहे हैं, जो सबसे अहम खबर है, इमरान खान साहब चाह रहे हैं। गुलाम सरवर साहब को मैसेज कन्वे हो गया हुआ है। हेल्थ मिनिस्टर हैं जो आमर कियानी साहब, उनसे नाखुश हैं, उनकी वजारत में बहुत चीज़ें आई हुई हैं। इसके अलावा खुसरू मुख्तियार साहब हैं, इसके अलावा असद उमर साहब की बात थी, लेकिन ये चूँकि एमनेस्टी स्कीम, IMF और ये वगैरह सारा ये हो गया, इस वजह से भी है। और 2-3 और वज़ीर भी हैं जिनके वो करेंगे। बुज़दार साहब लास्ट चांस पर हैं, तो और वो भी, और पंजाब की कैबिनेट में बड़े लोग हैं जिनसे इमरान खान साहब नाखुश हैं। ब्यूरोक्रेसी में बहुत सारे लोग हैं जिनको इमरान साहब अपना वो पहुंचा चुके हैं। तो ये इस वक्त चूंकि डिले हो गया थोड़ा, वरना अब तक हो जाना था। और मैं फिर कह रहा हूं कि ये इमरान खान की जंग है, ये इमरान खान स्टेक होल्डर है। ओनली इस नाकाम होगा इमरान खान होगा, और अगर कामयाब हुआ तो इमरान खान होगा, और अगर नाकाम हुआ तो 70% लोग इस मुल्क के जो है ना, उनका इन सारी चीजों से, तब्दीली से, ख्वाब से, बाकी सारों से उठ जाएगी, उम्मीदें उठ जाएंगी। अच्छा, तो इसलिए वो करेंगे तब्दीली, उनको करनी चाहिए। अब भट्टी साहब, आपने देखा होगा, अब कुछ अर्सा पहले जहांगीर तरीन साहब ने भी दबे लफ्जों में ये कहा कि कुछ फैसले जो लेने चाहिए थे वो ले लेने चाहिए थे, तो उनमें डिले हो गया। नहीं, जब डिले हुआ तो उसके फिर असरात भी हुए। अब आपने कहा कि वजारतों के अंदर, ब्यूरोक्रेसी के अंदर तब्दीली वज़ीर आज़म चाह रहे हैं, और अगर वज़ीर आज़म खालिस्तान खुद चाह रहे हैं और आप भी ये कह रहे हैं कि डिले हो रहा है, तो डिले का नुकसान किसको होगा? जिस तरह आपने कहा डिले का नुकसान तो फिर सिर्फ इमरान खान साहब को होगा, क्योंकि टीम उनकी है, वज़ीर आज़म वो है। ये अनफॉर्चुनेटली देखिए, बहुत सारे मामले, डॉलर महंगा हो गया, गैस महंगी हो गई, इसके बाद दवाइयाँ महंगी हो गई, डिले, IMF के पास जाना है नहीं जाना, डिले, ये करना है ये नहीं करना, डिले। पंजाब के आप ब्यूरोक्रेसी देख लें, IG देख लें, क्या हुआ, वो डिले। वज़ीर मशीर, एक पूरी टीम 46 के करीब लोग बैठे हुए हैं, वो डिले। अभी हम सुन रहे थे, आप एक छोटी सी एग्जांपल देखें कि अभी सुन रहे थे कि मतरूका वफ़ इमलाक का चेयरमैन लगना है। पूरे पाकिस्तान में इमरान खान साहब को कोई हिंदू, कोई पारसी, कोई वो सिख नजर नहीं आया। अब सुना है कि कोई मुसलमान वो लगाई जा रहे हैं। 10,000 से ज्यादा वो गुरुद्वारे वो हैं, मंदिर हैं, जिनमें 35 से फंक्शनल हैं, बाकी पता ही कोई नहीं है। 500 से ज्यादा गुरुद्वारे हैं जिनमें कोई 17-18 फंक्शन। तो यानी ये डिले जो है ना, डिले चीजें हैं, ये नहीं अब चलेंगी। अब इमरान खान 7-8 महीने हो गए हैं, अब थोड़ा सा उनको फ्रंट फुट पे आना पड़ेगा। अच्छा, मुझे जरा इस बात को भी थोड़ा इख्तिसार से बताइएगा। 2 सवाल है करने वाले। एक, ये आपके नजदीक 8 महीने का वक्त भट्टी साहब गुजर चुका है, हुकूमत को दरपेश तमाम मसाइल मईशत के हों, गवर्नेंस के हों, तो ये कहा जाता है कि अपोजिशन चोर, अपोजिशन डाकू, पिछलों ने बेड़ा गर्क कर लिया। आपके नज़दीक ये जो जवाब है, ये और कितना अरसा बिक सकता है हुकूमत के लिए? जरा अख्तिसार से बताइएगा ताकि अगला सवाल कर सकूं। देखिए, बात यह है कि ये वो जाली
ज़ातों, जाली क्लेमों से जाली अकाउंट्स तक सारी कहानियाँ सच्ची भी हों, तो फिर भी आपके पास दो बास्केट्स हैं। एक है एहतसाब बास्केट। आप इस जो मखौलिया एहतसाब हो रहा है इस मुल्क में, इसमें मैं नहीं समझता कि कोई बंदा 4 आने भी वापस करेगा। ये जो नैब ने 1 अरब रुपया लिया, ये उसकी बड़ी मेहरबानी है, लेकिन कोई बंदा नहीं वापस करने के लिए। जिस तरह की हमारी मेहरबान अदालतें हैं, जिस तरह का हमारा मेहरबान मुआशरा है, कुछ नहीं होगा। एक इमरान खान साहब का है होप बास्केट, जिसमें उनकी तब्दीली थे, ख्वाब थे, जिनमें उनके नारे थे, वादे थे, दावे थे और रिलीफ था। अनफॉर्चुनेटली वो बास्केट अभी खाली है, उसको इमरान खान साहब को फोकस करना चाहिए। ये एहतसाब तो साथ साथ चलता रहेगा, नैब करता रहेगा, अदालतें करती हैं। इमरान खान का मसला है परफॉर्मेंस और गवर्नेंस। ठीक है बड़ी साहब, ये कोई नया लंदन प्लान बातें हो रही हैं। अब फवाद चौधरी साहब ने कहा कि उन्हें यकीन है शहबाज शरीफ साहब वापस नहीं आएंगे, कोई बात हो रही है, शहबाज शरीफ साहब भी बाहर गए। आपकी क्या कोई इतलात है आपके पास इस हवाले से? शहबाज शरीफ साहब बाहर हैं, कोई नया लंदन प्लान, को बैकडोर राब्ते? देखिए, हमारे जो सिवाय इमरान खान के अलावा जो इस वक्त वज़ीर आज़म हैं, बाकी आपको कब हमारी किसी क़यादत ने बैकडोर राब्तों, ढीलों से मायूस किया है कि आज आपको मायूसी हो रही है? ये अल्लाह के फजल से आपकी तवक्कुआत से ज़्यादा तेज़ हैं। बड़े सियाने लोग हैं इनके, आप देख नहीं रहे, ऐसी ऐसी बीमारियां निकल रही हैं कि आप और मैं हैरान रह गए कि हम तो कायनात के खुश नसीब लोग हैं, और जब इक़्तिदार में होते हैं तो इतने हट्टे कट्टे होते हैं कि हम इनके आगे मरियल लगते हैं। ठीक, तो ये बड़े सियाने लोग हैं, ये कोई ना कोई रास्ता काट लेंगे, आप फिक्र ना करें। ठीक, बहुत शुक्रिया। जनाब इरशाद भट्टी हमारे साथ मौजूद थे। हुकूमत के लिए सब कुछ दुरुस्त नहीं है, रावी चैन नहीं लिख रहा, कुछ चैलेंजेस दरपेश है हुकूमत को। भट्टी साहब का तज्जिया ये कहता है कि पहले भी बहुत से मामला में डिले हुआ, अगर ये डिले बढ़ेगा तो ये नुकसान सिर्फ और सिर्फ हुकूमत को और हुकूमत के ऊपर राजमान है जनाब इमरान खान साहब, उन्हीं को होगा। प्रोग्राम आपने देखा, फीडबैक जरूर दीजिएगा। देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।